नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका पेप कोडिंग में। आज का हमारा टॉपिक है रिकर्जन। हम रिकर्जन के बारे में बात करेंगे। यार ये बहुत मज़ेदार टॉपिक होने वाला है, ध्यान से सुनना, थोड़ा अच्छे से समझना। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत अमेजिंग टॉपिक है। आपके कोड बहुत छोटे हो जाने वाले बहुत जल्द और बहुत मज़ा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यार बात करते हैं कि कोडिंग का और मैथमेटिक्स का एक रिलेशन है। बेसिकली है क्या, हम कोड क्या कर रहे हैं, हमारे जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जो लॉजिक्स हैं, हम उन्हीं को कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ताकि आपको रिलेशन समझ आ सके, इसलिए मैं एक मैथमेटिक्स का कंसेप्ट एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जिसको हम कहते हैं पीएमआई इन शॉर्ट में, और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन। बेसिकली पीएमआई होता क्या है। अब पीएमआई है, हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि अगर हमें कोई भी फंक्शन है, ठीक है, अगर हमें उसको प्रूव करना है कि यार वो फंक्शन मेरा हर एक नंबर के लिए काम करता है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको किसी एक वैल्यू के लिए एज्यूम करता हूँ कि चलो ये चलेगा, और मैं उसको प्रूव कर देता हूँ k+1 वैल्यू के लिए, कि अगर वो उससे अगली वैल्यू के लिए भी चल रहा है, और n=1 के लिए, यानी कि पहला इंडेक्स, पहला स्टार्टिंग जहाँ से मेरी हो रही नंबर्स की, वो जिस नंबर के लिए मुझे प्रूव करना है उससे अगले वाले नंबर के लिए मैं ये प्रूव कर देता हूँ, तो यानी कि इस रेंज के किसी भी नंबर के लिए काम करेगा। ठीक है। उससे पहले एक और चीज देख लेते हैं कि यार पीएमआई तो चलो ठीक है, फंक्शंस की बात करते हैं। अभी हम लोगों ने ना फंक्शंस पढ़ चुके हैं हम इससे पहले, है ना। तो फंक्शंस की सिमिलैरिटीज एक बार देख लेते हैं कि जैसे कि हमने फंक्शंस किए हैं। कोई भी फंक्शन मैं ले लेता हूँ मैथमेटिक्स में, एक्स स्क्वायर, ये मुझे क्या ला के देगा, ये मुझे ला के देगा एक्स स्क्वायर, जो भी मैं इसको इनपुट दूंगा उसका स्क्वायर करके ला के देगा। ठीक है। तो इसी फंक्शन में मैं इनपुट ले लेता हूँ फंक्शन ऑफ 2, तो ये मुझे क्या ला के देगा, ये मुझे 4 ला के देगा। ऐसे ही अगर हम बात करें पाइथन की, ठीक है, पाइथन की बात करें तो इसमें भी हम फंक्शन बनाते हैं, डिफाइन करते हैं अपने फंक्शन को। डिफाइन किया हमने फंक्शन, और इसमें कोई भी इनपुट ले लेंगे n, और फंक्शन के अंदर हमने लिख दिया प्रिंट n स्क्वायर। ठीक है, n × n। ठीक है, ये हमने प्रिंट करा दिया फंक्शन के अंदर। तो ये भी हमारा 4 वैल्यू प्रिंट करके देगा हमें, या फिर हम इसको रिटर्न भी करा सकते थे यहाँ से, इसको अगर वो रिटर्न टाइप भेज रहा था तो ठीक है। बेसिकली आप समझ गए कि हम बेसिकली जो मैथमेटिक्स का हमारा लॉजिक है उसको हमने पाइथन के कोड में कन्वर्ट किया। यही काम मैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए अभी आपको बताता हूँ कि कंसेप्ट क्या है, फिर उसको हम अपने कोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पाइथन में। तो बात करते हैं पीएमआई की। पीएमआई कंसेप्ट क्या है कि भाई मेरा कोई भी ले लेते हैं, चलिए एक फॉर्मूला ले लेते हैं। हमारा एक फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में, i=1 से लेके n तक समेशन, यानी कि 1 से लेके n तक के सभी नंबर्स का समेशन करना है मुझे। ठीक है, और इसकी वैल्यू आती है n × n+1/2। अब हमें इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के 3 स्टेप्स होते हैं, जिसमें कि पहला स्टेप है हमारा, एक सेकेंड, पहला स्टेप होता है कि मैं ये अब मुझे ये प्रूव करना है, तो मैं इसको एक किसी के वैल्यू के लिए सपोज मुझे प्रूव करना है कि यार ये मेरा फंक्शन ना, मैंने एक नंबर ले लिया कि उसके लिए काम करेगा। अगर उसके लिए काम कर रहा है तो मैं एज्यूम करता हूँ कि भाई पहले तो मुझे एज्यूम मैंने कर लिया कि ये के लिए काम करेगा। एज्यूम इट वर्क्स, या फिर दिस फंक्शन इज वैलिड फॉर n=k, एक टर्म के लिए, एक वैल्यू के लिए काम करेगा। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको प्रूव, अगर मैं इसको प्रूव कर दूं यार कि अगर मुझे ये पता लगा ना के वैल्यू के लिए काम करता है, तो मैं इसको अगली टर्म के लिए k+1 के लिए प्रूव कर दूं, और n=1 के लिए प्रूव कर दूं, यानी कि मैंने एक स्टार्टिंग वैल्यू के लिए प्रूव कर दिया और इससे अगली वैल्यू के लिए प्रूव कर दिया। तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, उस वैल्यू के लिए भी काम करेगा। जब उस रेंज से उस रेंज तक सभी नंबर्स के लिए चल रहा है, तो मेरे बीच वाले एक नंबर के लिए भी चलेगा। तो यहाँ पे मैंने एज्यूम किया, तो यहाँ पे मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि इट वर्क्स फॉर n=k+1, और ऐसे ही मुझे एक प्रूफ करना पड़ेगा कि ये काम करता है n=1 के लिए भी। ठीक है, तो ये हमारे 3 स्टेप्स है। आप चाहे तो इनको नोट डाउन कर लीजिए, वरना जरूरत नहीं है। पहले स्टेप की बात करते हैं। पहला स्टेप करते हैं, अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि ये मेरा काम करता है n=k के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये मेरा LHS है, ये मेरा RHS है। ठीक है, तो मेरा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे करते हुए अगर मैं k तक जाता हूँ, ठीक है, n=k तक है, तो इस फॉर्मूले में हम k रख देते हैं, तो ये मेरा इक्वल होगा k × k+1/2k। ये मैंने एज्यूम कर लिया, मैं इसको ट्रू मान के चल रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, क्योंकि मुझे इसको प्रूव करना है, तो मैंने मान लिया कि ये ठीक है, तो मैं और अब दूसरे पॉइंट्स को प्रूव करूंगा। अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। अगर ये हमारा ट्रू है, अगर ये केस हमारा ट्रू है, तो अब हम इसको प्रूव करेंगे k=1 के लिए, सॉरी n=k+1 के लिए। आप इसको प्रूव करते हैं n=k+1 के लिए।
अगर मैं n को अब k+1 रखता हूँ, तो यही मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, i 1 से लेके k+1 तक जा रहा है। इस केस में n की जगह k+1 रख देंगे, k+1, और इधर क्या हो जाएगा k+1+1/2 जो कि है हमारा k+1 k+2/2। ठीक है, LHS पार्ट को उठाते हैं, ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। ठीक है, LHS पार्ट को उठाते हैं, LHS पार्ट को हमने उठाया, हमने स्टार्ट किया, समेशन है, ये k+1 तक के नंबर्स का समेशन है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1+2+3+4 प्लस करते करते k आएगा इससे पिछला नंबर और k+1 ये वाली टर्म। ठीक है, k+1 आई। अगर अब आप इसको देखें यहाँ से यहाँ तक, ये क्या था, अभी हमने देखा था, ये तो n हमारा इक्वल टू k वाली टर्म है, n इक्वल टू k वाली टर्म हमारी क्या थी, n इक्वल टू k वाली इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ k इंटू k+1/2, ये तो अभी हमने एज्यूम किया था, और प्लस बच क्या गया k+1। अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो ये मेरा हो जाएगा k इंटू k+1, और इधर में ट्वाइस ऑफ k+1 अपॉन में 2, k+1 यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, तो ये मेरा रिजल्ट आ जाएगा k+1 कॉमन और k+2/2 जो कि मेरे RHS के इक्वल है। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए मैंने LHS इक्वल टू RHS प्रूफ कर दिया, तो हमारा एक पॉइंट तो प्रूफ हो गया है। अब हमें हमारा दूसरे वाला थर्ड पॉइंट प्रूफ करना था n इक्वल टू 1 के लिए। अगर मैं n इक्वल टू 1 के लिए लेता हूँ तो मेरा फॉर्मूला बनेगा समीशन i इक्वल टू 1 से लेके 1 तक ही जाएगा, और इस केस में ये n इंटू n+1/2, यही तो प्रूव करना था मुझे, LHS इक्वल टू RHS। अगर मैं n की जगह 1 रखता हूँ तो मेरा ये क्या बनता है, इधर इन सभी का मैं समेशन करता हूँ 1 से लेके 1 तक, तो एक ही डिजिट है 1, तो आंसर आना चाहिए 1, और इधर मैं n को 1 पुट करता हूँ तो 1, और 1+1/2 ये बेसिकली इससे कट ही जाएगा, 1+1 2 होता है, तो आंसर आया हमारा 1। तो यहाँ भी LHS इक्वल टू मेरा RHS देखिए आ रहा है। अब ये हमने प्रूव कर दिया बेसिकली, यानी कि इसका जस्ट क्या हमने किया क्यों, PMI ना, ये हमने किया क्यों है, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये बताता है कि अगर मेरा फंक्शन किसी एक वैल्यू के लिए चल रहा है, इसका सारा जो जस्ट निकल के आया ना दोस्तों, इसका जस्ट ये है कि अगर मेरा फंक्शन एक वैल्यू के लिए k के लिए चल रहा है, और इससे मैंने क्या प्रूव किया है कि माई फंक्शन वर्क्स फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। यानी कि अगर मेरा फंक्शन, अभी मैंने प्रूव किया कि k के लिए मैं किसी भी एक रैंडम इनपुट के लिए ले रहा हूँ k, वो रैंडम इनपुट क्या है, नेचुरल नंबर्स में से कोई भी नंबर हो सकता है। यानी कि मेरा फंक्शन, अगर मेरा फंक्शन x² मैंने बनाया था, वो अगर मेरा 4 के लिए चल रहा है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो मेरा फंक्शन 3 के लिए भी चलेगा। मेरा फंक्शन x² जो है, फिर अगर मुझे 4 के लिए सही आंसर दे रहा है कि मेरा फंक्शन, तो मेरा फंक्शन 3 के लिए भी सही आंसर मुझे ला के देगा। इसी कंसेप्ट को ना अब हम रिकर्जन में यूज करेंगे। आइए समझते हैं रिकर्जन क्या है। रिकर्जन यार बहुत अमेजिंग चीज होने वाली है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब सपोज मुझे, अब हमारा एग्जांपल ले लेते हैं कि प्रिंट डिक्रीजिंग का ही ले लेते हैं, या फिर चलिए पहले कुछ और बात करते हैं। मैं कहता हूँ मैंने एक फंक्शन बनाया n का, ठीक है, उसमें कोई n इनपुट दे दिया, ठीक है, और मैं क्या करूँगा, चलिए प्रिंट डिक्रीजिंग का एग्जाम्पल ले ही लेते, ज़्यादा टाइम ना लगाए हम। ठीक है, ये fn प्रिंट डिक्रीजिंग का ये मेरा फंक्शन है, इसको प्रिंट डिक्रीजिंग, और n अगर मैं कहता हूँ तो इसको क्या इनपुट देना है, आउटपुट देना मुझे n इनपुट कराए, फिर n-1 इनपुट कराए, फिर n-2 इनपुट कराए, n-3 इनपुट कराए, एंड सो ऑन अप टिल 1, जब तक 1 नहीं आ जाता लास्ट में। अगर मेरा फंक्शन n, अब मैं मान रहा हूँ कि भाई मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि ये मुझे रिजल्ट ला के देगा n तक। अगर मैंने ऐसा फंक्शन बना लिया तो इसका मतलब ये होगा ना कि मैं अगर फंक्शन में n-1 वैल्यू कॉल करता हूँ, यानी कि वो इस वैल्यू के लिए भी चलना चाहिए, फिर तो मेरा फंक्शन इस वैल्यू के लिए भी ठीक होना चाहिए। और ये वाला फंक्शन मुझे क्या ला के देगा, n-1 से लेके n-1 से लेके मुझे 1 तक की सारी वैल्यूज ला के देगा, क्योंकि मेरा फंक्शन n से लेके ला के दे रहा है n इनपुट लेने पे, तो n-1 इनपुट लेने पे n-1 से लेके सारी वैल्यूज मुझे ला के देगा। अब ये देखिए, ये जो दोनों फंक्शन है इनमें काफी सिमिलैरिटीज है, क्योंकि ये एक छोटी वैल्यू के लिए है, n से एक छोटी वैल्यू के लिए, तो यहाँ तक का आंसर तो मुझे मेरा ये, अगर आप देखो मैं अगर इस फंक्शन को कॉल करता हूँ तो यहाँ तक का आंसर तो मुझे ये फंक्शन ला के देगा। बच क्या क्या n,
ठीक है, तो मैं बेसिकली मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ एन मेरा किसके इक्वल है बेसिकली, या फिर इस फंक्शन को मुझे इनपुट कराना है तो मैं कहीं से एन इनपुट करा दूं या एन आउटपुट करा दूं, और उसके बाद ये वाला अगर मैं फंक्शन कॉल कर देता हूँ फंक्शन ऑफ एन माइनस वन की वैल्यू के साथ इस फंक्शन को दोबारा कॉल कर देता हूँ, तो ये वाला मेरा फंक्शन ये वाली सारी चीजें मुझे ला के देगा इधर, और इधर यही एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, ऐसे सो ऑन, जब तक वैल्यू वन नहीं हो जाती वो मुझे ला के देगा। ये रिकर्जन का मेरा बेस है या कंसेप्ट है कि मैं थोड़ा सा काम अपने फंक्शन से कराऊंगा और फिर दूसरा फंक्शन कॉल कर दूंगा जो कि मुझे बाकी सारा काम करके ला के देगा। मैं समझता हूँ अभी तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए आइए समझते हैं, हमारा क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, प्रिंट डिक्रीजिंग फंक्शन मुझे करना था। मान लीजिए मैंने एक फंक्शन ले लिया प्रिंट डिक्रीजिंग, ठीक है, इसमें मैंने वैल्यू डाली 5, ठीक है, तो ये फंक्शन जो है मेरा प्रिंट डिक्रीजिंग, मेरी इससे अपेक्षा क्या है, एक्सपेक्टेशंस कहते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सपेक्टेशन और फेथ की। हमारी इससे कुछ एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन क्या है, जो मैं इससे आउटपुट चाहता हूँ, ठीक है, वो मेरी एक्सपेक्टेशन है इससे। तो मेरी इससे एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन है मेरी कि ये फंक्शन मुझे क्या प्रिंट करेगा, 5 4 3 2 1 इस ऑर्डर में एक आउटपुट देगा, ठीक है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं हमें इस एक्सपेक्टेशन से। तो अगर मैं ये मान रहा हूँ कि मेरा ये फंक्शन अगर मैंने अच्छी ठीक से प्रोग्राम कोड किया होगा तो ये फंक्शन किसी और इनपुट के लिए भी चलना चाहिए। तो भाई अगर ये फंक्शन मेरा ठीक हुआ तो अब मेरा फेथ होगा, फेथ यानी कि मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है, क्योंकि मैंने मानता हूँ मैं अच्छा कोडर हूँ, मैंने अच्छे से फंक्शन बनाया यार, हम बढ़िया कोडिंग कर रहे हैं। तो उस केस में अगर बढ़िया कोडिंग कर रहे हैं तो PD4 को अपना इनपुट 4 3 2 1 प्रोड्यूस करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए यार, हमारा कोड बिल्कुल ठीक होगा तो PD4 को भी प्रोड्यूस करना चाहिए। अब आप देखो यार इन दोनों फंक्शंस में एक थोड़ा सा गैप है। अब ये था हमारा फेथ पार्ट कि मेरा फेथ है, मेरा विश्वास है यार मैंने फंक्शन अच्छे से बनाया हुआ तो PD4 को काम करना चाहिए। अभी हमने करवाया नहीं है, अभी हमने फंक्शन पूरा बनाया नहीं है, लेकिन हमने मान लिया ना, मान तो सकते हैं ना, मानने में क्या जाता है, हमने मान लिया कि फंक्शन हमारा PD5 बन जाएगा, अच्छे से हम बना लेंगे। अगर ऐसा होता है तो यार मेरा PD4 फंक्शन भी काम करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल करेगा। तो PD4 मेरा ये आउटपुट लाके मुझे देगा, और इस आउटपुट में अब इन दोनों में ना एक्सपेक्टेशन है, हमारी कुछ अपेक्षाएं हैं और हमारा एक भरोसा है कि हमारा ये काम ना PD4 कर देगा। इन दोनों को मीट कराना, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आप देखेंगे, इनको हमें मीट कराना कि भाई जो मेरा भरोसा है उस भरोसे से मुझे अपना काम निकलवाना, जो फाइनल काम मेरा एक्सपेक्टेशन है। अब आप देखें तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। 4 3 2 1 इसको अगर मैं कहूँ तो यार मेरा PD4 यही तो कर रहा है ना। और थोड़ा सा डिफरेंस है, जो डिफरेंस क्या है, इस नंबर का जो मैंने इनपुट दिया था, यानी कि ये नंबर नहीं है इसमें, ये वाला काम तो मेरा PD4 करके दे देगा मुझे, ठीक है, तो वही मैं करवाता हूँ। अब इस देखिए, अब मीटिंग को यही कहेंगे हम, हमारा जो भरोसा है और हमारी एक्सपेक्टेशन उसमें थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है कि यार मेरे पास ये 5 नहीं आ रहा आउटपुट में, तो मैं कहता हूँ कि अगर 5 मेरा PD5 प्रिंट कर दे, यहाँ पे मैंने PD5 के अंदर स्टार्ट किया, PD5 फंक्शन में अगर मैं 5 प्रिंट करवा दूं, प्रिंट 5, और उसके बाद इस फंक्शन को कॉल लगा दूं PD4, भाई बाकी का काम PD4 कर ही सकता है। मैंने PD4 को कॉल लगा दिया तो मेरा फाइनल आउटपुट मुझे क्या मिलना चाहिए, सबसे पहले आई ये वाली लाइन चलेगी, 5 प्रिंट करवाया, उसके बाद PD4 चलेगा और PD4 मेरा ये सब प्रिंट करके देगा 4 3 2 1, तो मेरा आउटपुट आ जाना चाहिए, मेरा आउटपुट आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने लॉजिक तो सही है। अब ये थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि यार PD4 कैसे काम करना है, वो सोचना आपका काम है ही नहीं यार, वो सोचना आपका काम है ही नहीं, वो PD4 करके लाके देगा। इसीलिए रिकर्जन पे ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि यार ये काम कैसे हो रहा है, वो लॉजिक, लेकिन हमें सोचना ही नहीं है, वो हमारा काम ही नहीं है वो लॉजिक सोचना है। इसीलिए तो फेथ कह रहे हैं, फेथ का मतलब क्या होता है, भरोसा, विश्वास, मेरा विश्वास है वो करके देगा। इसलिए थोड़ा ना जादू जैसा भी फील होता है, मैजिक जैसे कि यार ये क्या हो गया, हमने तो एक को लिखा। चलिए इसे ना कोड करके देखते हैं, फिर हम कोड लेके आएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में हो क्या रहा है और हमारे लिमिटेशंस क्या है या क्या चीज़ है, ठीक है। इसे पहले कोड कर लेते हैं हम पाइथन में और फिर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक इनपुट दिया है n, ठीक है, एक इनपुट दिया है n और फंक्शन के अंदर हमने उसको कॉल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अपना कोड लिखना है। तो प्रिंट डिक्रीजिंग फंक्शन में हम क्या कर रहे थे, सबसे पहली चीज अब आप लोगों ने देखी, सबसे पहले हम क्या कर रहे थे कि इस फंक्शन में हमें क्या करना था, मैंने अपना पहले तो मैं बाकी का काम करवा लेता हूँ। मेरा फेथ है कि अगर मैं प्रिंट डिक्रीजिंग में एक छोटी वैल्यू पास कर देता हूँ n-1, ठीक है,
तो वो n-1 के लिए वो वाला काम मुझे करके लाके दे देगी। यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर मेरा 5 इनपुट था तो मैंने 4 वाले फंक्शन को कॉल कर लिया कि भाई यार 4 तू अपना काम लाके मुझे दे दे, बचा हुआ काम मैं देख लूंगा। मैंने उससे वो वाला काम करवा लिया। अब 4 ने मुझे क्या देना था, 4 3 2 1, ठीक है। तो 4 3 2 1 देना था, तो कमी किस चीज की थी, उससे पहले मुझे एक 5 4 प्रिंट कर देना था। तो 4 3 2 1 वो लाके दे देगा, तो मैं वो करा लेता हूँ। इससे पहले मैं एक अपना फंक्शन 5 प्रिंट करा लेता हूँ। प्रिंट 5 यानी कि इस केस में n, जो भी हमें इनपुट मिला, हमने अपना इनपुट प्रिंट करा लिया और उससे एक छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन को कॉल कर दिया कि भाई जा और मुझे लाके दे। अब हम ना इसको लेके चलते हैं, यहाँ पे बना के देखते हैं स्टैक में काम कैसे हो रहा है, स्टैक में या मेन मेमोरी में ना काम कैसे हो रहा है, इसको उठा के देखते हैं। ठीक है, एक छोटी सी इसमें भी ना उलझन सी आएगी, दिक्कत सी आएगी, अभी वो आप लोगों को पता चलेगी। ठीक है, ठीक है, ये हमारा कोड आ गया इधर। मैं एक मेमोरी स्टैक बना लेता हूँ फटाफट से। मेमोरी स्टैक क्या होता है, हमारी मेमोरी स्टैक में होती है बेसिकली, और हमारा स्टैक में काफी चीजें स्टोर होती हैं। जो भी फंक्शन हम कॉल करते हैं ना, वो मेमोरी के स्टैक में जाता है, एक ऑर्डर मेंटेन होता है उनका, पहले कौन सा फंक्शन जाता है, दूसरा कौन सा जाता है। जब भी एक नया फंक्शन जाता है वो मेमोरी स्टैक में जाता है। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब मान लेते हैं ईज ऑफ यूज के लिए, आसानी के लिए, मैं इस फंक्शन को पीडी लिख रहा हूँ शॉर्ट में। ठीक है, प्रिंट डिक्रीजिंग बहुत बड़ा नाम हो रहा है, पीडी मान लिया मैंने इसको। मान लो मैंने n की वैल्यू 5 ले ली, तो क्या किया मैंने, सबसे पहले एक प्रिंट डिक्रीज, सबसे पहले ये वाली लाइन चलती है, n इनपुट लिया, n मैंने 5 ले लिया और प्रिंट डिक्रीजिंग एक फंक्शन कॉल कर दिया। तो क्या होगा, इस स्टैक में ना एक प्रिंट डिक्रीजिंग नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा, पीडी 5 इनपुट लेके पीडी एक फंक्शन चला गया मेमोरी स्टैक में, मेन मेमोरी में फंक्शन कॉल हो गया। जैसे वो इस फंक्शन के अंदर घुसा, 5 वैल्यू ली उसने, उसने क्या किया, प्रिंट 5 किया। तो ये मान लो हमारी आउटपुट स्क्रीन है, तो उसने सबसे पहले यहाँ 5 प्रिंट किया, अपने आप को प्रिंट किया। और उसके बाद क्या किया, ये उसकी मान लो पहली लाइन चली, ये दूसरी लाइन है। तो जैसे ही फंक्शन की हमारी n = 5 में पहली लाइन अब हमारी रन हो चुकी है, यहाँ पहली लाइन रन हो चुकी है, वो दूसरी लाइन पे गया। दूसरी लाइन पे जाते ही ना उसने एक और फंक्शन को कॉल लगा दी, प्रिंट डिक्रीजिंग n-1। अभी एक और फंक्शन ना, देखो हमें तो पता है कि ये प्रिंट डिक्रीजिंग सेम फंक्शन है, लेकिन कंप्यूटर के लिए ना ये एक नया फंक्शन आया है। वो फंक्शन सेम है, वो फंक्शन सेम है, लेकिन वो एक नए फंक्शन को कॉल कर रहा है क्योंकि इनपुट्स बदल गए हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, कंप्यूटर के मेन मेमोरी में ना एक नया फंक्शन क्रिएट होगा जिसमें कि इनपुट बदल गया। हालांकि वो एक तरह से आप कह सकते हो उसी फंक्शन का क्लोन है, उसी फंक्शन ने अपने आप को क्लोन करके दूसरे इनपुट के साथ भेज दिया। क्योंकि इसको थोड़ी पता है, ये हमें पता है ना, सेम फंक्शन, हमने लॉजिक ऐसा बनाया है कि वो फंक्शन जो हम दोबारा कॉल कर रहे हैं ना, वो एक तरह से हम उसका क्लोन कह सकते हैं। बेसिकली है तो सेम फंक्शन, वो उसी फंक्शन की बॉडी सारी सेम है। उस फंक्शन में जो भी कोड लिखा हो वो हमारे जो भी PD5 चला था ना, बिल्कुल इस जैसा। लेकिन कंप्यूटर को इस बात से क्या फर्क पड़ता है भाई, उस जैसा हो ना हो, उसको तो एग्जीक्यूट करना है। तो हमें पता है, हमने उसी तरह का सेम फंक्शन कॉल कर दिया PD4। तो कंप्यूटर के लिए तो वो एक नया फंक्शन है, उसको वो एक नए फंक्शन की तरह एग्जीक्यूट करेगा। तो PD5 ने एक नया फंक्शन PD4 को कॉल लगाई। उसने कहा कि ये एग्जीक्यूट होके आएगा जब मेरी फाइनल लाइन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो वो एक नए फंक्शन में आया PD4, जिसमें इनपुट 4 था। हालांकि हमें पता है वो सेम फंक्शन, लेकिन कंप्यूटर के लिए नया फंक्शन है। अब n की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 4 हो गई। अब हमारी n की वैल्यू 4 हो गई, एक नया फंक्शन चला, दोबारा से चलेगा n4 के साथ प्रिंट डिक्रीजिंग। वो प्रिंट डिक्रीजिंग की पहली लाइन पे आएगा, पहली लाइन पे आते ही उसने आउटपुट में हमारे प्रिंट 4 प्रिंट कर दिया। अब वो अपनी दूसरी लाइन पे आएगा, पहली लाइन चल के दूसरी लाइन पे आते ही प्रिंट डिक्रीजिंग n-1। अब वो एक और नए फंक्शन को कॉल करेगा, ये नया फंक्शन भी प्रिंट डिक्रीजिंग ही होगा। कंप्यूटर के लिए तो नया है, बट 3 वैल्यू के साथ, 3 इनपुट के साथ, n = 3 के साथ। जैसे वो इसमें आया, हम इस फंक्शन के अंदर आएंगे। अब भाई उसने इस फंक्शन को कहा है काम करके लाके दो मुझे, तब मैं पूरा होऊंगा। PD4 ने कहा मुझे PD3 से कुछ काम है, पहले पहले PD3 एग्जीक्यूट होगा, जब मैं पूरा एग्जीक्यूट होऊंगा। उसने कहा ठीक है, PD3 की हम पहली लाइन में n अब हमारे 3 के बराबर है, हम उसकी पहली लाइन में हमने प्रिंट करवा दिया 3, यहाँ पे 3 प्रिंट होगा और वही काम दोबारा रिपीट होगा, प्रिंट डिक्रीजिंग। ये फिर से एक और कॉल लगा देगा एक नए फंक्शन को, जो कि हमारा प्रिंट डिक्रीजिंग 2, प्रिंट डिक्रीजिंग 2 को लगा देगा। ठीक है भाई, प्रिंट डिक्रीजिंग 2 में आया। अब n हमारा हो गया है 2, n हमारा 2 हो गया है, तो वो पहली लाइन पे आएगा, वो प्रिंट करेगा खुद को। उसने यहाँ 2 प्रिंट कर दिया। ठीक है भाई, 2 प्रिंट कर दिया। दूसरी लाइन में आया, उसने एक और फंक्शन को कॉल लगा दी, जो कि है PD1। PD1 को उसने कॉल लगा दी, ये एक नया फंक्शन है उसके लिए। ठीक है, कंप्यूटर के लिए इसने इसको कॉल लगाई है PD1 को। PD1 गया,
भाई PD1 के अंदर आ गए अब n हमारा 1 इनपुट के साथ एक फंक्शन बना है PD1, उसको हमने कॉल लगाया, उसकी पहली लाइन चलेगी, पहली लाइन चलेगी तो वो 1 प्रिंट करा देगा। अब जब वो 1 प्रिंट करा देगा तो वो दूसरी लाइन पे आएगा, दूसरी लाइन पे आएगा तो वो एक नए फंक्शन को कॉल करेगा। नए फंक्शन का कौन सा फंक्शन होगा, दोबारा PD सेम फंक्शन को कॉल कर रहा है, इनपुट बदल गया, इनपुट आया 0। अब 0 आया, अब 0 आएगा तो 0 में वो क्या करेगा, पहली लाइन में घुसेगा और अपने आप को प्रिंट कराएगा, यहाँ पे वो 0 प्रिंट कराएगा। अब यार दोस्तों हमें ये आउटपुट में नहीं चाहिए था ये 0, हमारा जो काम था ना वो यहाँ 1 जाके रुक जाना चाहिए था, जो हमें रिजल्ट चाहिए था हमारा 1 पे रुक जाना चाहिए था। क्वेश्चन ये कह रहा है हमें, यही हमारा सवाल है, हमें इस तरह से कोड करना था, लेकिन यहाँ पे तो हम 0 भी प्रिंट कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं ये फंक्शन हालांकि बार बार कॉल हो रहा है, बार बार कुछ काम कर रहा है, उसी काम को ना छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ रहा है और हर बार एक थोड़ा हिस्सा कर रहा है अपना और आगे बढ़ रहा है, एक नए फंक्शन को कॉल कर दे रहा है जो कि वो खुद है, लेकिन वो उसको ना कहीं पे जाके रुकना है, वहां से उसको वापस आना है। इस चीज को हम कहते हैं बेस कंडीशन। ये जो होती है ना सिचुएशन कि यार यहाँ आ गया, अब यहाँ से आगे मत जाइयो, हमारा रिजल्ट हमें बन रहा है, या फिर इससे आगे मत जाइयो, हमारा काम बिगड़ जाएगा, इस चीज को हम कहते हैं बेस कंडीशन। ये बेस कंडीशन क्या होगी अब हम देखते हैं, चलिए पहले कोड में देख लेते हैं। हम वापस गए, हमने क्या किया, यहाँ पे जब हम आए ना, हम पहले कंडीशन लगा देंगे, इफ n इक्वल टू 0, 0 पे हमें क्या करना था, अगर ये बात हो रही थी ना तो हमें वहां से लौट आना था, हमें कुछ करना ही नहीं था, हमें प्रिंट नहीं कराना 0, वरना वो आउटपुट में आ जाएगा, हमें उससे अगली लाइन नहीं चलानी, वरना वो एक और फंक्शन को कॉल कर देगा, वो फंक्शन होगा प्रिंट PD ऑफ माइनस प्रिंट डिक्रीजिंग -1, हमें वो भी नहीं चाहिए, हमें उसके आगे जाना ही नहीं, हमें वहां से लौट आना है, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। सिंपल सी इतनी सी बात है, ठीक है, हम वहां से रिटर्न कर देंगे और ये हमारा पूरा कोड हो जाएगा। हम चला के देखते हैं, देखो एक्सेप्ट भी हो रहा है दोस्तों, आंसर भी आ रहा है 5 4 3 2 1, सबमिट भी कर लेते हैं। फिर इस चीज को वहां पर लेके चलते हैं, या फिर वो है ही हमारे पास, लेके जाने की भी जरूरत नहीं है, ये बस यहाँ पे एक बेस कंडीशन आ गई, एक इफ कंडीशन आ गई हमारे पास, इफ n इक्वल टू 0, तो वहां से लौट जाओ, रिटर्न, वहां से रिटर्न कर देगा। अब ये क्या करेगा, अब ये यहाँ से रिटर्न होना स्टार्ट होगा। अब n हम जैसे हम 0 पे आए, ये फंक्शन ने कुछ काम नहीं किया, इसने अपने पहले लाइन एग्जीक्यूट की, रिटर्न, और रिटर्न होके जाएगा कहाँ पे, कोई भी चीज रिटर्न होके जाती कहाँ पे, जिसने उसको कॉल किया था, जिसने उसको बुलाया था, भाई वो लौट के उसी के पास तो जाएगा। जब उसने कुछ काम दिया, उसने अपना काम किया, और काम लौटाएगा किसको, भाई जिसने उसको काम दिया था, काम PD0 को दिया किसने था, PD1 ने दिया था, PD1 के पास आया, PD1 की पहली लाइन पूरी हो चुकी थी, जब उसने 1 प्रिंट किया दूसरी लाइन पूरी हो गई, क्योंकि उसने PD0 को कॉल लगाई थी और PD0 पूरा हो गया, PD0 पूरा हो गया तो ये वाली लाइन पूरी एग्जीक्यूट हो गई। इसके बाद फंक्शन में कोई लाइन है ही नहीं, इसके बाद अभी कोई लाइन है ही नहीं फंक्शन के अंदर, तो वो क्या करेगा, ये भी यहाँ से लौट जाएगा। अब ये फंक्शन पूरा हो गया तो ये भी लौट जाएगा, ये लौट के किसके पास जाएगा, PD2 के पास, उसको कहेगा भाई मेरा काम हो गया तो अपना देख ले। PD2 की पहली लाइन हमने प्रिंट कर दी थी, दूसरी लाइन उसने PD1 को कॉल लगाई थी, अब ये काम भी पूरा हो गया PD2 का, PD2 भी लौट जाएगा यहाँ से, PD2 लौट के जाएगा PD3 के पास, वो कहेगा भाई मेरा काम हो गया तो अपना काम देख ले। PD2 3 के साथ भी वही काम होगा, हमने 3 उसका पहले प्रिंट करा दिया था, पहली लाइन चल चुकी थी, दूसरी लाइन हमने चलाई थी, वो भी पूरी हो गई। दूसरी लाइन कैसे पूरी हो गई, जब PD2 पूरा हो गया, उसने PD2 को कॉल लगाई थी, PD2 पूरा हो गया तो उसका काम भी पूरा हो गया। PD3 लौट के जाएगा PD4 के पास, कहेगा यार मेरा तो काम हो गया, अपना देख लो। सेम PD4 के साथ भी वही काम हो चुका है, वो जाएगा, वो लौट जाएगा, उसकी दूसरी लाइन एग्जीक्यूट हो गई है PD5 के पास, और ऐसे ही लास्ट में PD5 का लौट के आएगा मेन के अंदर। हालांकि पाइथन में मेन नहीं होता, अगर हम मेन फंक्शन बनाते तो वो मेन में आता, वो बेसिकली इस प्रिंट डिक्रीजिंग के बाद जहाँ पे उसे पहली बार कॉल लगी थी, वो अब यहाँ पे लौट के आ गया, वो अब इस वाली पोजीशन पे लौट के आ चुका है दोस्तों, ठीक है, वो यहाँ पे आ चुका है प्रिंट डिक्रीजिंग, जहाँ पे पहली बार उसको कॉल लगी थी, और हमारा बेसिकली पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, एग्जिट हो जाएगा, फंक्शन हो गया। तो ये रिकर्जन का कंसेप्ट था। रिकर्जन में हम क्या कर रहे हैं, उसी फंक्शन को ना बार बार कॉल कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रिकर्जन में दोस्तों, वो है एक्सपेक्टेशन और फेथ वाला पार्ट। हमारे पास दो चीज, एक्सपेक्टेशन इज बेसिकली हमारा आउटपुट, जो भी आपको प्रिंट कराना है वो एक्सपेक्टेशन। एक ऐसा फंक्शन बना लो और मान लो भाई हम अच्छे कोडर हैं ना, तो हम प्रॉपर बढ़िया फंक्शन बनाएंगे, एक हम फंक्शन बना देंगे किसी भी एक वैल्यू के लिए, हमें जो दे देगा आंसर। अब हम देखेंगे वही फंक्शन ना हमारा एक छोटी वैल्यू के लिए क्या काम कर सकता है। एक छोटी वैल्यू के लिए उससे हम वही काम देख लेंगे कि अगर हमारा ये फंक्शन, ये एक्सपेक्टेशन रखेंगे ये फंक्शन ठीक से काम कर रहा है, जैसा हमें आउटपुट चाहिए वैसा हम एक फंक्शन बना लेंगे, और हम देखेंगे वही फंक्शन ना एक छोटी वैल्यू के लिए हमें क्या रिजल्ट ला के देगा। ये कुछ रिजल्ट ला के देगा इधर से हमें, ठीक है, वो क्या रिजल्ट, और फेथ रखेंगे कि हमारा फंक्शन, इसीलिए इसको फेथ कहते हैं, विश्वास रखेंगे। मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा कि यार क्यों कर रहे हैं, लॉजिक क्या, छोड़ दो ना,
फेथ है, फेथ क्या होता है, भरोसा, अंधविश्वास, वैसा ही है कुछ। क्योंकि हम अच्छे कोडर है, हमें पता है कि अगर हमारा फंक्शन हम अच्छा बनाएंगे, एन के लिए काम करे तो एन माइनस वन के लिए भी काम करे और कुछ रिजल्ट ला के देगा। ठीक है, ये फेथ है, ये एक्सपेक्टेशन है हमारी। इस फेथ और एक्सपेक्टेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, हम इन दोनों को मीट कराना है, हमें इन दोनों को मिलाना है। यार हमारा फेथ हमारे एक्सपेक्टेशन से मिल जाए, उसके लिए थोड़ा सा काम इस फंक्शन में हम करा देंगे, हमारे ओरिजिनल फंक्शन में, और एफ एन माइनस वन को कॉल करके बाकी का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। जो भी बचा हुआ छोटा मोटा काम होगा वो हमारे ये वाला फंक्शन कर देगा। और बेसिकली हो क्या रहा है, वो फंक्शन बार बार अपने आप ही को कॉल करे जा रहा है, और उस काम को ना छोटे छोटे टुकड़ों में हर बार किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, जब तक हमें एक बेस कंडीशन हिट नहीं कर जाती। बेस कंडीशन क्या है, जहाँ पे हम चाहते हैं कि वो फंक्शन रुक जाए और वहां से लौट के आ जाए। ठीक है, वहां से लौट के आएगा, जब हर बार ये फंक्शन यहाँ से लौट के आता है तो ये मेन मेमोरी में से ऐसे इनको हम हटाते भी जाते हैं। ठीक है, बेसिकली, और लास्ट में हमें फाइनली अपना रिजल्ट मिल जाता है। तो यार ये था हमारा रिकर्जन का कंसेप्ट और प्रिंट डिक्रीजिंग का क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ यार आपको समझ में आया होगा। हालांकि आगे वाले क्वेश्चन जो हम करेंगे उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, वहां भी मैं एक दो एनालॉजी दे दूंगा नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस में। बट अभी के लिए मेरे हिसाब से यार ये कंसेप्ट थोड़ा नया है, थोड़ा लगेगा, बट बड़ा मजा आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, उनके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।